बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंडिकेटिंग अनसर्टिनिटी का लास्ट लेक्चर है, तो ये लेक्चर भी आप गौर से सुने एंड तक। 30 मिनट का मैं ये लेक्चर लेता हूँ, इसमें बड़े आउटस्टैंडिंग और बहुत अच्छे कंसेप्ट्स हैं। ये लेक्चर जब ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद फिर मैं सेकंड चैप्टर वेक्टर्स स्टार्ट ले लूँगा, तो वेक्टर्स के कुछ कंसेप्ट्स भी सीखेंगे और एमसीक्यूज़ भी मैं आप लोगों को कराऊँगा, ठीक है। तो आज हमने जो टॉपिक समझना है इंडिकेटिंग अनसर्टिनिटी के हवाले से, वो है हमारे पास इंडिकेट अनसर्टिनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट, जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। आप गौर से इधर सुने। इंडिकेटिंग अनसर्टिनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स, टाइमिंग एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है और उसमें हमने अनसर्टिनिटी को कैसे निकालना है और उस पर एमसीक्यू किस तरह आता है। तो पहले मैं थोड़ा सा आपका कंसेप्ट क्लियर कर दूँ टॉपिक के हवाले से, तो फिर जब आप पूरा लिटरेचर सुन लोगे, समझ लोगे, तो फिर एमसीक्यूज़ इस पे करना आसान है। और इसमें 2-3 एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं जनरली, लेकिन उसका पूरा मैं कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, अभी तो देखिए ज़रा, अगर मैं सिंपल पेंडुलम ले लूँ तो सिंपल पेंडुलम का अपना पूरा टॉपिक जो है वो चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशंस में है। आप लोग को थोड़ा बहुत उसका समझ आता होगा। तो सिंपल पेंडुलम अगर मैं ले लूँ, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ एक मास अटैच कर दिया और ये फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पे फ्रिक्शनलेस सपोर्ट होना चाहिए, मास की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए, ठीक है ना, और स्ट्रिंग का मास कम होना चाहिए। तो ये आइडियल सिंपल पेंडुलम के लिए एक आपका डिफिनीशन है जो आप लोग 7 चैप्टर में समझते हो। लेकिन उस पेंडुलम के पेंडुलम में फिजिक्स क्या है, पेंडुलम क्यों पढ़ा जाता है, वो एक अलग बात है। यहाँ पे हम टू द पॉइंट बात करेंगे इंडिकेटिंग अनसर्टिनिटीज़ के हवाले से। अच्छा सर, अब ये मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम हो गया, ओके माय डियर। अब आप एक बात याद रखिए, आप सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को अगर आप मालूम करना चाहते हैं, एक सिंपल पेंडुलम आपने लिया, आप उसका टाइम पीरियड मालूम करना चाहते हैं, तो आपके पास 2 तरीके हैं। एक तरीका आपके पास ये है कि आप मैथमेटिक्स की मदद से उसका टाइम पीरियड निकालें। मैथमेटिक्स में भी आप लोगों को मेजरमेंट करनी पड़ेगी और एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, उसमें भी आपको मेजरमेंट करनी पड़ती है। अब दोनों का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का मतलब क्या है, अगर ये सिंपल पेंडुलम x = 0 मीन पोजीशन पे है, इसको हम मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन या नॉर्मल पोजीशन कहते हैं। अगर इस पेंडुलम को मैं इस ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं, इधर लेकर आऊं, तो ये मेरे पास मीन पोजीशन था, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान आपने जो लेंथ कवर किया उसको हम xm या x0 से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड इज नथिंग एनी मोर, इट इज लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। मीन पोजीशन, ये हमारे पास मीन पोजीशन है, आप एंड तक लेक्चर सुनो, और ये हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है। मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो लेंथ आपने कवर किया उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम का क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया। अब अगर इस पॉइंट से एक तो इधर एक मैं ज़रा इस टॉपिक से हट कर 2-3 बातें आपको क्लियर कर दूं जो एमसीक्यूज़ के हवाले से, वो ये है माय डियर कि जब ये पेंडुलम मीन पोजीशन पे होता है, ये पेंडुलम जब मीन पोजीशन पे होता है, तो इस बॉडी का मास वेट, इस बॉडी का वेट W जो कि mg के बराबर है, वो एक फोर्स है। वेट इज़ अ फोर्स, द ग्रेविटेशनल पुल ऑन अ बॉडी, वो डाउनवर्ड है, ठीक है। और इधर इस बॉडी को सपोर्ट किया है स्ट्रिंग ने, तो ये स्ट्रिंग ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है जिसको हम टेंशन फोर्स कहते हैं, ठीक है। इस वेट को इधर बैलेंस किया है टेंशन ने। जाहिर बात है इस टेंशन के बारे में अक्सर मुझसे स्टूडेंट्स पूछते तो उनके ज़हन में आइडिया पूरा नहीं उतरता। देखो आप चीज़ों को विजुअलाइज करो, मतलब है कि ये टी क्या है, टेंशन क्या है। टेंशन हमारे पास फोर्स है। कैसा फोर्स है, देखिए आप खुद सोचिए। अगर मान लो कि आप लोग 2 दोस्तों आप मरी चले जाते हो, ठीक है, एक पहाड़ी पे चढ़ जाते हो
और खुदा न करे कि कहीं ऐसा हो जाए कि आप के दोस्त का पाँव फिसल जाए और आप उसको हाथ से पकड़ ले और वो सस्पेंडेड हो, ठीक है। तो अब आप खुद बताएं, जब आपने अपने दोस्त को हाथ से पकड़े रखा है तो आपने उस अपने दोस्त को नीचे गिराने से बचाए रखा है, तो आप किस तरफ फोर्स लगा रहे हो? आप ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हो और आपके दोस्त पे ज़मीन फोर्स लगा रही है डाउनवर्ड। तो ज़मीन आपके दोस्त पे फोर्स लगा रही है डाउनवर्ड, वो फोर्स हमारे पास वेट फोर्स है। ज़मीन कहती है कि छोड़ो इसका, मैं हाथ पाँव तोड़ता हूँ, तुम कहते हो नहीं मेरा दोस्त है, तुम्हारे साथ मुकाबला करूँगा, मैं भी फोर्स लगाऊंगा ऊपर। तो आप जो फोर्स लगा रहे हैं, जिस फोर्स ने आपके दोस्त को नीचे गिराने से बचाया है, उसी फोर्स को हम फिजिक्स की दुनिया में फिर टेंशन फोर्स कहते हैं। अगर आप जनरली सोचे तो ये थोड़ा सी टेंशन भी हो जाती है ना, वो टेंशन की बात भी इधर आ जाती है। टेंशन, आप अपने दोस्त को कहोगे कि आप अपने दोस्त को कहोगे कि यार आपने मुझे टेंशन में कर दिया, ठीक है। तो ये फोर्स जब आप ऊपर लगा रहे हैं, जब आप एक बॉडी को नीचे गिराने से बचाते हैं तो आप ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं, उस फोर्स को हम टेंशन कहते हैं। अब आप तो चीख कर बता सकते हो ना कि मैं फोर्स लगा रहा हूँ ऊपर की तरफ, अपने दोस्त को बता सकते हो ओए मैं तुम पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, मैंने तुम्हें नीचे गिराने से बचाया है। इधर ये स्ट्रिंग तो आपको चीख कर नहीं बता सकता कि मैंने इस मास को नीचे गिराने से बचाया है, लेकिन ये तो आपको पता है कि अगर ये स्ट्रिंग ना होता और ये कट जाए तो मास नीचे जाएगा। तो ये स्ट्रिंग फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, उसी फोर्स को हमने फिजिक्स में नाम दिया है टेंशन फोर्स। अच्छा, अब यहां पे मीन पोजीशन पे ये बात याद रखो, मीन पोजीशन पे हमारे पास टेंशन TmG के बराबर होता है। अगर ये mg 50 न्यूटन है तो टेंशन 50 न्यूटन के बराबर है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं। अब अगर आप इसी पेंडुलम को अपने ओरिजिनल पोजीशन से, जो कि ये इसका ओरिजिनल पोजीशन था, मीन पोजीशन था, अगर आप इस पेंडुलम को, ये मैंने डॉट इसलिए ड्रा कर दिया क्योंकि ये यहाँ पे था, और अब आप इस पेंडुलम को इधर लेकर आए हो, तो जब आप इस पेंडुलम को इधर लेकर आओगे तो ज़मीन का फोर्स तो सीधा डाउनवर्ड है mg, तो ये वाला फोर्स जो कि वेक्टर क्वांटिटी है दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा जिसको मैं कहूँगा mg cos थीटा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा जिसको हम कहते हैं mg sin थीटा। तो इस एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारे पास टेंशन Tmg के बराबर नहीं होता, mg cos थीटा के बराबर होता है। और जब आप इस पेंडुलम को छोड़ते हैं तो ये मीन पोजीशन की तरफ जाता है ड्यू टू अ फोर्स, दैट फोर्स इज कॉल्ड द कंपोनेंट ऑफ द वेट व्हिच इज इक्वल टू mg sin थीटा। तो ये बात याद रखिए। अब इधर ये पूरा mg के बराबर था, इधर कंपोनेंट के बराबर है, तो इसका मतलब ये कि एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारे पास स्ट्रिंग में टेंशन कम होगा और मीन पोजीशन पे टेंशन ज्यादा होगा। इसका अभी मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आपको दे दूंगा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट निकलता है यहाँ पे। असल में टॉपिक हमारा इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट है, लेकिन दरमियान में 2-3 बातें अगर आ जाती है तो वो मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ, आप लोग उसको सुना करो, ये भी आपको फायदा देगा, ठीक है। पॉइंट ये निकला कि एट मीन पोजीशन, अगर कल को MCQ भी आ जाए, एट मीन पोजीशन द टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ पेंडुलम, द टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ पेंडुलम इज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा टेंशन मीन पोजीशन पे होगा। एंड एट एक्सट्रीम पोजीशन, एंड ये मीन पोजीशन लिखा, हाँ, और अब क्या लिख रहा हूँ, एक्सट्रीम पोजीशन। एंड एट एक्सट्रीम पोजीशन द टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ पेंडुलम, द टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ पेंडुलम इज मिनिमम, सबसे कम होगा। और ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि मीन पोजीशन पे टेंशन डायरेक्ट mg यानी वेट के बराबर होगा और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेट के कंपोनेंट के बराबर होगा। तो याद रखो कि एक वेक्टर का कंपोनेंट उस वेक्टर से हमेशा कम होता है, और एक केस
आता है जब वेक्टर और उसका कंपोनेंट बराबर होता है, वो आप लोग वेक्टर्स चैप्टर में पढ़ोगे। लेकिन वेक्टर का कंपोनेंट कभी वेक्टर से ज़्यादा नहीं हो सकता। इस बात को एक्सप्लेन करूंगा वेक्टर्स चैप्टर में। ये पॉइंट यहाँ पे ज़रा लिख भी लेता हूँ। द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, द कंपोनेंट, जब एक वेक्टर का कंपोनेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए तो वो वेक्टर के बराबर हो सकता है। जिस तरह अगर आप एंगल 0 लेते हो, एक वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है तो एंगल 0 है, तो उसका एक ही कंपोनेंट है कास कंपोनेंट, तो वो कास 0 हम ले लेते हैं। तो मतलब ये कि उधर हमारे पास वेक्टर उसके कंपोनेंट के बराबर होता है। लेकिन ये बात इतनी आसानी से ये वेक्टर चैप्टर में आपको सही क्लियर होगी। द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज लेस देन द वेक्टर और इक्वल टू द वेक्टर, वो वेक्टर जिसका आप कंपोनेंट लेते हैं। ठीक है, ये भी एक पॉइंट हुआ। अब मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूं। तो ये 2-3 पॉइंट्स आप याद रखें। और देखो अब ये तो मैंने आपको एक थ्योरेटिकली बात क्लियर कर दी ना। आप जहन में सोच रहे हो कि अच्छा ठीक है, मैथमेटिकली मैंने आपको बता दिया मैथमेटिकली कि मीन पोजीशन पे वेट mg के बराबर होता है, जो टेंशन के बराबर होता है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे वो कंपोनेंट के बराबर होता है। टेंशन t के मुखालिफ सिमत में mg का कंपोनेंट है। लेकिन ये कंपोनेंट बार बार बता रहा हूँ, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर आपको ये नेक्स्ट चैप्टर जब मैं स्टार्ट लूँगा तो उसमें मैं आपको उसका पूरा फिनोमेना क्लियर कर दूंगा कि कंपोनेंट्स होते क्या है, हम क्यों लेते हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट तो क्लियर हुआ। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर आप कभी ऐसा करें कि आप एक बाल्टी में पानी भरवा दें, ठीक है ना, और आप उसको ऐसे हाथ में पकड़े रखें, ठीक है, तो देखो आपके हाथ पे तो फोर्स लगेगा, बाल्टी को आपने नीचे गिराने से बचाया रखा है, तो इसका मतलब है कि आप ऊपर फोर्स लगा रहे हो, बाल्टी नीचे फोर्स लगा रहे। अगर आप उसको ऐसे वाइब्रेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि जब वो बाल्टी उधर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाती है तो आपका दिल थोड़ा आराम से होता है, आप थोड़े सुकून से होते हैं। और जब वो वापस आते हैं मीन पोजीशन पे तो आप थोड़े से टेढ़े नीचे भी चले जाते हैं, क्योंकि उस वक्त आपके हाथ पे ज़्यादा फोर्स होता है। आप घर में इसको परफॉर्म कर सकते हो। बाल्टी में पानी ले लो, आप ऐसे वाइब्रेट करो, तो जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे बाल्टी जाएगी तो आपको आराम, आप इतनी फोर्स आपके हाथ को इतना फील नहीं होगा। लेकिन जब ये इधर यहाँ से बाल्टी गुजरेगी तो आप थोड़े से टेढ़े भी हो जाते हो, क्योंकि यहाँ पे आप पे फोर्स ज़्यादा लगता है। और ये बात भी याद रखो कि इस पेंडुलम के स्ट्रिंग के ब्रेकेज का तोड़ने का चांस वो मीन पोजीशन पे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एक्सट्रीम, क्योंकि टेंशन इस वायर पे कहां पे ज्यादा होता है, मीन पोजीशन पे। तो एट मीन पोजीशन द चांस ऑफ ब्रेकेज, द चांस ऑफ ब्रेकेज ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पेंडुलम is greater at mean position। अगर ये MCQ में आ जाए तो भी आपको क्लियर होना चाहिए कि मीन पोजीशन पे हमारे पास स्ट्रिंग के टूटने का चांस ज़्यादा होता है। अच्छा, ओके सर, नाउ कमिंग टू द टॉपिक। अब टॉपिक की तरफ आते हैं। अगर मैं एक पेंडुलम ले लूं और उसको मैं एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर जाऊं और फिर उस पोजीशन से मैं उसको छोड़ दूं, मान लो कि ये ए पोजीशन है, तो ये पेंडुलम, ये जो मास है, ये इस तरह आता जाएगा, मीन पोजीशन से पास होकर इस तरह चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। चलो इसको मैंने बी पॉइंट कह दिया, ये पेंडुलम बी पॉइंट की तरफ आ गया। ओके, ए से बी तक आया और फिर बी से वापस ए तक आया, तो ये एक राउंड ट्रिप हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड वन राउंड ट्रिप फ्रॉम ए टू बी एंड देन come back from B to A। that is वन राउंड ट्रिप। इसको हम वन राउंड ट्रिप या साइकिल या वाइब्रेशन, या इसको हम एक वाइब्रेशन या
एक ओसिलेशन कहते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन, वन ओसिलेशन, वन साइकिल, वन राउंड ट्रिप। आपने जहां से स्टार्ट लिया है वहां आप वापस आए तो आपने एक चक्कर कंप्लीट किया। अब ये एक चक्कर पेंडुलम ने कंप्लीट किया तो जाहिर ही बात है कुछ तो टाइम लिया होगा, तो उसी टाइम को हमने फिजिक्स में नाम दिया टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट one oscillation या cycle by pendulum या oscillating body is called टाइम पीरियड। वो हमारे पास टाइम पीरियड है। अब बात की तरफ आता हूँ। मैंने इनिशियली आपको एक बात बताई थी कि हम सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को दो तरीक़ों से मालूम करते हैं। एक तो ये तरीका है कि हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला है जिसको हम डिराइव कर चुके हैं वो 2π√L/g है, जिस पे अलग से बड़े MCQ आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 7 तक अगर पहुँचेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है कि आप इस पेंडुलम का लेंथ मेजर कर दो, वैल्यू ऑफ जी, आप जिधर पे पेंडुलम ले रहे हो, मरी में हो तो मरी में वैल्यू ऑफ जी अलग है, पिशावर में हो तो पिशावर में वैल्यू ऑफ जी अलग है। ये भी MCQ आ जाता है कि पेंडुलम का टाइम पीरियड पिशावर में ज़्यादा है या मरी में ज़्यादा है। तो आपको पता है कि जब आप हाइट पे जाते हो तो जी की वैल्यू कम होती जाती है, तो जी की वैल्यू मरी में कम होगी तो टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, पिशावर में जी की वैल्यू ज़्यादा है तो टाइम पीरियड कम होगा। टाइम पीरियड एट मरी इज ग्रेटर देन टाइम पीरियड एट पिशावर, ठीक है। ये भी एक MCQ है आपका, जो कि आगे दोबारा भी समझाऊंगा, लेकिन साथ साथ इधर भी आपको मैं बता रहा हूँ। एक तो ये तरीका है आप टाइम पीरियड को मालूम कर सकते हो, इधर भी आपको मेजरमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन इधर आपको क्या चाहिए, लेंथ, जो कि एक आप रूलर से, एक फुट से मालूम कर सकते, मीटर रॉड से आप मालूम कर सकते हैं, और वैल्यू ऑफ जी जिसको आप सेकंड इक्वेशन = 80 + ½ AT² से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका है, ओके माय डियर। दूसरा तरीका ये है कि आपके हाथ में एक स्टॉप वॉच है, आपके साथ पेंडुलम, ये पेंडुलम है, आपने पेंडुलम को मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक लेकर गए, जैसे आप उसको छोड़ रहे थे आपने स्टॉप वॉच ऑन कर दिया, वो पेंडुलम गया वापस आया ऑफ कर दिया, ठीक है। तो ये एक चक्कर आपने प्रैक्टिकली कैलकुलेट कर दिया। तो ये जो टाइम आपके स्टॉप वॉच में आया ये वो टाइम है जिसमें इस पेंडुलम ने एक चक्कर कंप्लीट कर दिया, इसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। अब ये जो दूसरी बात मैंने अभी जो आपको बता दी, ये एक एक्सपेरिमेंट मैंने कर दिया और इस एक्सपेरिमेंट में मैं मालूम कर रहा हूं एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड, तो इसको मैं टाइमिंग एक्सपेरिमेंट कहूंगा। ऑन करा तो इसको मैं टाइमिंग एक्सपेरिमेंट कहूंगा। अच्छा, अब यहां पे उसी तरीके से वो जो हमारे पास स्टॉप वॉच और स्टॉप वॉच की मदद से मैं सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मालूम करता हूँ, उसी को हम यहाँ पे समझेंगे और उसमें MCQs में आप लोगों को निकाल के देता हूँ, लेकिन पहले उसका कंसेप्ट सीखते हैं। इधर देखें ज़रा। अब अगर मैं एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मालूम करता हूँ, ठीक है ना, तो मैं क्या लूँगा, स्टॉप वॉच। मैंने स्टॉप वॉच लिया और मैंने देखा कि जो स्टॉप वॉच है, स्टॉप वॉच मेजरिंग टाइमिंग के लिए, मेजरिंग टाइम के लिए मैंने स्टॉप वॉच लिया, उसका मैंने लीस्ट काउंट देखा कि उसका लीस्ट काउंट 0.1 सेकंड था। 0.1 सेकंड का मतलब है कि वो 1 सेकंड का 10वां हिस्सा भी मालूम कर सकता है, ठीक है ना। वो स्टॉप वॉच आप स्टार्ट लेते हो तो कहते हैं 1 2 3 4 5 6, जब 10 तक चला जाता है तो 1 सेकंड हो जाता है, ठीक है, इस तरह। तो उसका लीस्ट काउंट 0.1 सेकंड है। मतलब ये कि ऐसा स्टॉप वॉच आपने लिया जिस पे आप कम से कम टाइम मेजर करेंगे तो 0.1 सेकंड, उससे कम टाइम आप मेजर नहीं कर सकते। तो ये उस स्टॉप वॉच जो कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट हो गया। अच्छा, अब मैं टाइम पीरियड मालूम करना चाहता हूं, तो हम टाइम पीरियड जब सिंपल पेंडुलम का मालूम करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्टॉप वॉच, तो ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट को टाइमिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो हम एक वाइब्रेशन के लिए टाइम नहीं लेते, क्यों, इसका जवाब भी मैं देता हूं, ठीक है ना। हम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस लेते हैं। तो मैंने क्या किया, मैं अब एक्सपेरिमेंट मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मैंने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस लिए, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मान लो मैंने 30 लिए, 30 वाइब्रेशंस मैंने ले लिए। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस टेकन वो हमारे पास कितने हो गए, 30 हो गए। और इस 30 वाइब्रेशंस के लिए जो टोटल टाइम था
टोटल टाइम, चलो मान लो वो हमारे पास 60 सेकंड मैंने कैलकुलेट कर दिया। इसका मतलब मेरा क्या है, मैंने कहा 30 वाइब्रेशन, मैंने पेंडुलम को लिया ऐसे, मैंने इसको यहाँ पे लेकर आया एक्सट्रीम पोजीशन तक और मेरे हाथ में स्टॉप वॉच था। जैसे मैं पेंडुलम को छोड़ूंगा, स्टॉप वॉच ऑन करूंगा, पेंडुलम मास अटैच्ड वो गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, वापस आया, एक वाइब्रेशन, फिर 2 वाइब्रेशन, 3 वाइब्रेशन, कैलकुलेट करता गया 30 वाइब्रेशंस मैंने कैलकुलेट कर दिए। अब ये बातें बड़ी अहम है, आप इन तो सुनो मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है ना। 30 वाइब्रेशंस के लिए टोटल टाइम ये हो गया। हमें तो टाइम पीरियड चाहिए, टाइम पीरियड तो 30 वाइब्रेशंस का नहीं होगा। मैंने तो टाइम पीरियड का डिफिनीशन लिखा है 1 ऑसिलेशंस, तो एक ऑसिलेशन के लिए अगर आप निकालेंगे तो मैं लिखूंगा टाइम पीरियड, जब आप निकालोगे तो आप लिखोगे टोटल टाइम, आप टोटल टाइम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पे डिवाइड करें तो आपके पास एक वाइब्रेशन का टाइम आ जाएगा। जब आप टोटल टाइम को नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक वाइब्रेशन का टाइम आ जाएगा। तो कैपिटल टी, टोटल टाइम आपके पास 60 सेकंड है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस 30 है, तो आपके पास 2 सेकंड हो गए। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऊपर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस लिखना है या नीचे लिखना है। तो अगर आप ऊपर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस लिखेंगे और नीचे टाइम लिखेंगे तो उसका यूनिट तो 1 और सेकंड आएगा, तो टाइम पीरियड का तो यूनिट 1 और सेकंड नहीं है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि भाई टाइम ऊपर होना चाहिए टोटल टाइम और नंबर ऑफ वाइब्रेशन नीचे होने चाहिए। और वैसे भी कैलकुलेशन से भी पता चल जाता है, अगर इस पूरे क्लास में 30 बंदे हैं, 30 बंदों पे मैं 60 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, उस पूरे क्लास के लिए 60 रुपये मुख्तस किए गए हैं, अगर वो मैं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूँगा तो मैं क्या करता हूँ, टोटल 60 रुपीज़ को टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ पे डिवाइड करता हूँ, तो पर बॉय रुपीज़ आ जाएंगे। 60 रुपीज़ डिवाइड बाय 30 तो 2 रुपीज़। तो आपको पता है, जाहिर बात है 60 रुपये अगर डिस्ट्रीब्यूट करूंगा 30 बंदों पे तो 2 रुपये दूंगा ना। तो ये वो मैथमेटिकल फार्मूला उसका आ गया। अब ये तो टाइम पीरियड आ गया 2 सेकंड, ये मैंने टाइम पीरियड मालूम किया। और ये जो एक्सपेरिमेंट था ये टाइमिंग एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट का आउटपुट क्या था, टाइम निकालना था। अब यहाँ से आपका टर्न स्टार्ट होता है। अब क्या होगा सुने ज़रा, अगर मैंने ये टाइम मालूम किया है तो इसमें तो एरर भी हो सकता है। एक्सक्यूज मी सर आपने टाइम मालूम किया? हाँ बेटा मैंने मालूम किया। सर ये बिल्कुल ठीक है, कसम खाओ कि ये ठीक है? नहीं भाई मैं कसम नहीं खा सकता। इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स और साइंस इफ यू मेजर समथिंग देयर मस्ट बी एरर। तो सर इसमें बताएं कितना एरर होगा। तो अब इसमें एरर में कैसे निकालूंगा, इसको हम कहेंगे इंडिकेटिंग अनसर्टिनिटी। आप मुझे ये बता सकते हैं कि सर इसमें एरर कितना होगा, तो आप मुझे फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में बता दो कि सर इंडिकेट अनसर्टिनिटी इन दिस मेजरमेंट हो। तो इंडिकेटिंग अनसर्टिनिटी के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एरर को मालूम करने के लिए ये फार्मूला है हमारे पास, और ये फार्मूला क्यों है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। एरर ये है कि लीस्ट काउंट को नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पे डिवाइड करूंगा। और ये बात याद रखो, दिस नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इज आल्सो कॉल्ड, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दिस इज आल्सो कॉल्ड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसको हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का नाम भी दे सकते हैं। तो इधर अगर मैं एरर मालूम करूंगा तो लीस्ट काउंट 0.1 सेकंड है और नंबर ऑफ वाइब्रेशंस 30 है, तो ये मैं कैलकुलेटर 0.1, ये 0.1 डिवाइडेड बाय 30, तो ये हो जाएगा 0.0033 सेकंड हो जाएगा। तो मेरे पास टाइम पीरियड आया 2 प्लस माइनस 0.0033 और ये हमारे पास सेकंड, ये मेरे पास टाइम पीरियड हो गया। तो ये टाइम पीरियड की ये वैल्यू हो गई, ये डेटा हो गया ये, और ये आपके पास क्या हो गया, एरर हो गया। ये आपके पास जो ये डेटा था जो आपने मेजर किया वो ये था, और उसमें एरर हमारे पास ये आ गया। अब ये परसेंटेज एरर अगर मैं मालूम करूंगा तो परसेंटेज एरर को मैं मालूम कर सकता हूँ। ये जो मेजर्ड वैल्यू है वो 2 है, एरर ये है, तो वो हमारे पास एरर डिवाइडेड बाय मेजर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई 100% के बराबर होगा। तो इधर परसेंटेज एरर हमारे पास आ जाएगा माय डियर, मैं लिखूंगा 0.0033 और डिवाइडेड बाय मैं लिखूंगा 2 और मल्टीप्लाई 100%। तो ये आपके पास आ जाएगा, मैं लिखूंगा 0.0033 और ये आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई तो 50, अच्छा
0.0033 और ये मल्टीप्लाई 50, तो आपके पास ये आ जाएगा 0.16% आपके पास आ गया। अच्छा, अब पॉइंट इधर क्या है, इधर ये जो लीस्ट काउंट है ये तो हमारे पास कांस्टेंट है। अगर मैं, अब जरा गौर से हो, जरा जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूं, अगर मैं नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, ताकि मैं एक दो एमसीक्यूज आपको करा दूं, अगर मैं नंबर ऑफ वाइब्रेशंस 60 कर दूं, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, ठीक है, तो फिर एरर में निकालता हूं, एरर उसको आप छोड़े के टाइम पीरियड क्या आ गया, एरर निकालते हैं, एरर। तो लीस्ट काउंट 0.1 है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन 60 हो गए, तो ये आपके पास एरर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.1 और डिवाइडेड बाय 60, तो ये आपके पास आ जाएगा एरर। अब ये बड़ा अहम पॉइंट है, 0.0016, उधर 0.0033 था, इधर 0.0016। मतलब ये है कि जब आपने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस बढ़ा दिए तो एरर आपके पास कम हो गया। जब हम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ाएंगे तो हमारे पास एरर कम हो जाएगा। द एरर डिक्रीजेस इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो मैं लिख लेता हूं कि एरर हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के। इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्रीजेस द एरर डिक्रीजेस। अब क्यों ऐसा होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की वजह से हमारे पास एरर कम क्यों हो जाता है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर इसी लेक्चर में कंप्लीट नहीं हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर एक्सप्लेन करूंगा, आप गौर से सुने जरा। तो अच्छा, अब सुने, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इधर 30 थे, 0.1 को 30 पे डिवाइड कर दिया तो ये एरर आया। अब इधर देखो हाफ हो गया, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जब डबल हो जाएंगे तो एरर क्या हो जाएगा, हाफ। ठीक है सर ऐसा क्यों हुआ, एरर वाइब्रेशंस की वजह से क्यों कम हुआ। एक तो बात आपको क्लियर हुई, अगर कल को एमसीक्यू आ जाए कि लेट वी टेक टू पेंडुलम्स ए एंड बी, फॉर पेंडुलम ए वी मेजर द टाइम एंड वी टेक 30 वाइब्रेशंस, and for pendulum B we measure the time and we take 60 vibrations। आप मेरी इस बात को गौर से सुनो, ठीक है ना। एक पेंडुलम के लिए 30 वाइब्रेशंस, दूसरे पेंडुलम के लिए 60 वाइब्रेशन, कौन से पेंडुलम के टाइम पीरियड में एरर ज्यादा होगा, जो 30 वाइब्रेशंस के लिए आपने लिया है और उसके लिए टाइम पीरियड मालूम क्या है, उसमें एरर ज्यादा होगा, और 60 वाइब्रेशंस के लिए एरर क्या होगा, कम होगा। एक तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ, मतलब एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जितने गुना बढ़ेंगे एरर उतना डिक्रीज हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके पास डबल हो जाए तो एरर हाफ हो जाएगा, 5 टाइम्स बढ़ जाएंगे तो 5 टाइम्स एरर कम हो जाएगा। ये एक एमसीक्यू भी आता है जिसको मैं इधर टाइम हुआ तो लिख भी लूंगा, आप गौर से सुने, लेकिन आप यहां से भी लिख सकते हैं, मेरे बोलने से भी आप लिख सकते हैं कि अ पर्सन इंक्रीजेस हिज ऑब्जर्वेशंस to measure the time period, to measure anything, he increases his observations from 100 to 500। पहले कितने observations थे, 100, अब कितने हो गए, 500। Then which option is correct about the error? Option A, the error is same. Option B, the error for 500 observations is less, या the error for 500 observations is less, 5 times less as compared to the 100 ऑब्जर्वेशंस। तो देखो 100 से 500 ऑब्जर्वेशंस, तो 100 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि 500 हो जाए, 5 के साथ। तो आप इस तरह कर दें, 500 को 100 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर 5 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 500 100 से 5 गुना ज्यादा है, तो जब ऑब्जर्वेशंस 5 गुना बढ़ गए तो एरर 5 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अच्छा, अब गौर से सुनिए जरा, इधर सवाल ये पैदा होता है कि सर ये ऑब्जर्वेशंस के बढ़ाने से एरर क्यों हमारे पास कम हो जाता है। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है, अब आप गौर से सुनिए जरा। अगर मैं एक सिंपल पेंडुलम ले लूं और मैं उसको यहां से छोड़ता हूं, यहां से लेकर इधर आता है और यहां से लेकर वापस इधर आता है, तो इस तरह होता है कि एरर का जो चांस होता है वो इनिशियल और एंड में आता है, इनिशिएटो में और एंड में। किस तरह, इस बात का मतलब क्या है, जैसे आप पेंडुलम छोड़ रहे होते हैं तो उसी वक्त अक्सर आपने उसको छोड़ा नहीं होता कि यहां पे आपने स्टॉप वॉच ऑन किया होता है, या आपने उसको छोड़ा, आप उसको छोड़ देते हैं
और वो थोड़ी डिस्टेंस कवर करके आप स्टॉप वॉच ऑन कर देते हैं, और या उसको नहीं होता कि आपने स्टॉप वॉच, तो आपके हाथ दोनों हाथों का मैचिंग नहीं आ रहा होता, उस वजह से एरर आता है। फिर जब वो अपना चक्कर कंप्लीट करता है तो आप जब स्टॉप वॉच ऑफ करते हो तो उस वक्त भी आपसे थोड़ी कमी बेशी आ सकती है। मतलब वो अपनी जगह पे पहुंचा नहीं है कि आपने ऑफ कर दिया, या पहुंच कर वापस आने लगा है कि आपने ऑफ कर दिया। तो एरर जब आता है तो वो इब्तिदा में और एंड में जब आप खत्म करते उसी वक्त आता है। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। अब आप मुझे बताएं कि इसमें से कौन सा बंदा अच्छा होगा। अगर एक बंदा है और वो मिसाल के तौर पे हफ्ते के इब्तिदा में भी गलती करता है और दिन के इब्तिदा में भी गलती करता है और शाम को भी गलती करता है, दूसरा बंदा हफ्ते के इब्तिदा में गलती करता है, हफ्ते के एंड में गलती करता है, तीसरा बंदा महीने के इब्तिदा में गलती करता है, महीने के एंड में गलती करता है, तो इसमें से अच्छा कौन सा हुआ? महीने वाला। क्योंकि जो रोज़ गलती करता है मॉर्निंग इवनिंग तो उसका एवरेज बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है ना। और जब इब्तिदा, ये जो महीने वाला एग्जांपल मैंने आपको दे दिया कि महीने के इब्तिदा और एंड में, तो उसके दरमियान वाले डेज जो है वो तो एरर फ्री चले गए ना। सेम एज अ केस हियर, अगर आप एक वाइब्रेशन के लिए मालूम करते हो तो उस वाइब्रेशन के इब्तिदा में भी एरर किया, एंड में भी एरर किया, तो वो एरर ज़्यादा आएगा। अगर आपने 10 वाइब्रेशंस के लिए कर दिए तो एरर तो इब्तिदा और एंड में आएगा, तो दरमियान में जो 9 वाइब्रेशंस थे